नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका डीएलएड 4 सेमेस्टर मैथ में। दोस्तों, मैथ्स की तैयारी के क्रम में आज हम डीएलएड 4 सेमेस्टर की गणित का मॉडल पेपर नंबर 5 लेकर आए हैं। इससे पहले हम गणित के 4 मॉडल पेपर और गणित के डीएलएड 4 सेमेस्टर के कोर्स से संबंधित वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप चैनल के वीडियो की लिस्ट में जाकर वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस मॉडल पेपर में हमने 10 प्रश्न लिए हुए हैं और 10 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों को अगर आपने देख लिया तो ये मान के चलिए 10 से 15 नंबर तक आपके पक्के हो गए। जितने भी क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में हम कराएंगे वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और शुरू के जो 5 बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन प्रश्नों के जवाब आपको भी मेरे साथ देने होंगे। इसीलिए कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। जैसे ही मैं मॉडल पेपर शुरू करूंगा सबसे पहले मैं आपको उन प्रश्नों को सॉल्व करने का थोड़ा सा अवसर दूंगा और उन प्रश्नों के सही उत्तर आप हमें तुरंत प्रश्न के साथ ही कमेंट में लिख कर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपके सामने यहाँ पर पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या -28/60 का सरलतम रूप है। आपके पास 4 ऑप्शन है। फटाफट कॉपी और पेन लेकर आप बैठ चुके होंगे तो इसका उत्तर हमें नीचे कमेंट में तुरंत बताइए कि -28/60 का जो सरलतम रूप है वो क्या है। आपके ऑप्शन है 7/15, दूसरा ऑप्शन है -7/15, तीसरा ऑप्शन है -14/30 और चौथा ऑप्शन है 14/30। तो यहाँ पर जो भी उत्तर हो आपको लिखना है एक संख्या, और अगर मान लीजिए आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है तो आपको ऑप्शन नंबर 1 ऐसे लिख के नीचे कमेंट में छोड़ देना है। मैं समझ जाऊंगा कि आपने सही उत्तर दिया है या गलत उत्तर दिया है। तो -28/60 इसका सरलतम रूप क्या होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसे को काट लेंगे। ये काटेंगे, 2 से काटेंगे तो आएगा 14 और इसको 2 से काटेंगे तो आएगा 30। फिर से हम 2 से इसको काटेंगे तो आएगा 7, फिर से हम इसको 2 से काटेंगे तो आएगा 15। यानी अब 2 से कटने लायक नहीं रहा, 3 से कटने लायक नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं बची जिससे ये दोनों कट जाएं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा -7/15। यहाँ पर जो सही उत्तर है पहले का सेकंड ऑप्शन -7/15 है। यानी अगर जिन लोगों ने -7/15 आंसर सही दिया है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगला प्रश्न जो है आपके सामने, 0.000125 का घनमूल क्या है। इसका घनमूल आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है 0.0025, दूसरा ऑप्शन है 0.05, तीसरा ऑप्शन है 0.025 या फिर इनमें से कोई नहीं। घनमूल निकालने का मैंने कई बार से मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ कैसे घनमूल निकालना है। तो आप फटाफट इसका घनमूल निकाल कर हमें कमेंट में बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन सही है हमें नीचे कमेंट में तुरंत बताइए। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा समय ले रहे हैं तो वीडियो को रोक लीजिए और हल कर लीजिए, उत्तर कमेंट में छोड़ दीजिए, उसके बाद वीडियो को चलाइए। तो यहाँ पर घनमूल निकालने का मैंने तरीका बताया था कि जब भी बात घनमूल की आएगी तो दाईं तरफ से आप 3-3 के जोड़े बना लीजिए। तो हमने दाईं तरफ से ये 3-3 के जोड़े बना लिए। पहले जोड़े में है 000, दूसरे जोड़े में है 125। अब यहाँ पर आपको मालूम है पहले जोड़े से एक संख्या हमें उठानी यानी 0, क्योंकि यहाँ पर सब 0 है तो हमने 0 उठा लिया। अब 125 किसका घन होता है ये आप बताइए। 5 का घन होता है 125, तो हमने 125 से उठा लिया 5 और दशमलव यहाँ लगा दिया। तो इसका जो सही उत्तर आया 0.05, या हम कह सकते हैं 0.05, बात एक ही है। तो 0.05 ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर 2 कमेंट किया है वो बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 है 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 है 270 डिग्री या फिर ऑप्शन नंबर 4 है 360 डिग्री। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है हमें नीचे कमेंट में फटाफट बता दीजिए।
1 सेकंड का उत्तर है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है? चक्रीय चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर होता है। तो ये चीज चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण हैं उसका योगफल होता है 180। अगला जो प्रश्न है tan 45 डॉट साइन 0 का मान कितना होगा? यहां पर जो डॉट लगा होता है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। हमेशा याद रखिएगा, जो डॉट का मतलब है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की कितनी वैल्यू होती है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और वही उत्तर आपके सामने आ जाएगा। ऑप्शन आपके पास है 1, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 1/√2 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट नीचे कमेंट में बताइए। यहां पर जो tan 45 की वैल्यू होती है वो होती है 1 और डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो इसका जो उत्तर आएगा 0, क्योंकि जब भी किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 0 आता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 2x + 4y = 10 में x का मान ज्ञात करो यदि y का मान 2 हो तो। अब यहां पर x का क्या मान आएगा जबकि y की वैल्यू यहां पर दे रखी है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट अपनी कॉपी में और यहां पर जो सही उत्तर है वो हमें बता दीजिए। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी ऑप्शन सही है इसमें तुरंत नीचे कमेंट में हमें इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। सबसे पहले हमें यहां क्या करना होता है, सबसे पहले हमें यहां पर y का मान रखना है। तो y का मान यहां रखेंगे, 4y है तो यहां पर हो जाएगा 4 × 2 = 10, और यहां लिख देते हैं 2x प्लस। तो यहां पर जब 4 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब 8 जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 10 - 8, 10 - 8 होता है 2, तो यहां पर हो जाएगा 2x = 2। तो जब हम इस वाले 2 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/2, 2 कट जाएगा और आपका जो उत्तर आएगा 1। x की जो वैल्यू यहां पर आ गई वो आ गई 1। उम्मीद करता हूं ये पांचों प्रश्नों के उत्तर आपने नीचे कमेंट करके जरूर बताए होंगे। शुरू करते हैं अब प्रश्न संख्या 6 से, जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न है। एक सेना में 441 जवान हैं, प्रत्येक टुकड़ी में उतने ही जवान हैं जितनी की कुल टुकड़ियों की संख्या ज्ञात करो। तो ये आप समझ लीजिए, एक सेना है वहां पर 441 जवान हैं और उसमें सेना में छोटी छोटी टुकड़ियां होती हैं और प्रत्येक टुकड़ी में कुछ सैनिक होते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है प्रत्येक टुकड़ी में उतने ही जवान हैं जितनी की कुल टुकड़ियां। तो टुकड़ियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो माना टुकड़ियां x मान लेते हैं। अब प्रत्येक टुकड़ी में जवान कितने होंगे, यहां पर साफ लिखा है प्रत्येक टुकड़ी में उतने ही जवान हैं जितनी की कुल टुकड़ियां हैं। तो टुकड़ियां हमने x मानी है तो टुकड़ी में जवान भी x होंगे। तो प्रत्येक टुकड़ी में जवान कितने होंगे, x। अब यहां पर जो कुल जवान होंगे, कुल टुकड़ी गुणे प्रत्येक टुकड़ी में जवान। तो यहां पर कुल टुकड़ी हो गई x हमने मानी थी और प्रत्येक टुकड़ी में जवान हमने x माने थे, x और x का मल्टीप्लाई कर दिया। कुल जवान की वैल्यू हमने रख दी 441। तो यहां पर हो गया x² = 441। अब 441 जब यहां पर स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में 441 हो जाएगा, यानी 441 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो हमने यहां पर वर्गमूल निकाल लिया है। तो 441 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 21। तो यहां पर टुकड़ियों की जो संख्या आई निकल के वो आई आपकी 21। आसान सा प्रश्न था, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना था और जो कुल जवान है उनके बराबर रख देना था और आपका उत्तर आ गया। अगला प्रश्न है, एक साइकिल के पहिए का व्यास 14 सेंटीमीटर है, 15 चक्कर घूमने पर पहिया कितनी दूरी तय करेगा। अब यहां पर थोड़ा समझने की बात है। मान लेते हैं कोई ये पहिया है, ठीक है। अब ये एक चक्कर में कितना चलेगा, एक चक्कर में ये इतना ही चलेगा जितनी इसकी परिधि होगी। मान लीजिए इस पूरे को हम खोल लेते हैं तो ये जितनी दूरी चलेगा वो अपनी परिधि के बराबर दूरी चलेगा। जैसे हम इसको पूरा खोल लेते हैं पहिए को तो ये इतनी दूरी कवर करेगा। ये इतनी दूरी कैसे कवर करेगा, जब हमें इसका परिधि मालूम होगा तभी हम ये पता लगा सकते हैं कि एक चक्कर में ये पहिया कितनी दूरी कवर कर रहा है। तो सबसे पहले हमें परिधि का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए जो कि होता है 2πr।
तो यहां पर जब हम 2 पाई आर लगाएंगे तो यहां पर हमें आर की जरूरत पड़ेगी, जो कि प्रश्न में कहीं भी दिया नहीं है। तो हमें आर निकालना होगा। आर कैसे निकालेंगे? यहां पर व्यास दिया है, व्यास हमें मालूम है कि वो त्रिज्या का दोगुना होता है। तो यहां पर हमने रख दिया व्यास त्रिज्या गुणे 2। तो जब त्रिज्या की वैल्यू निकालेंगे तो व्यास बटे 2 हो जाएगा। व्यास यहां पर 14 है तो 14 बटे 2 कर दिया तो आ गया 7। तो यहां पर जो त्रिज्या हमारी निकल के आई वो आ गई 7। तो हम यहां पर एक चक्कर घूमने पर चली गई दूरी यानी परिधि का फॉर्मूला लगा देंगे 2 पाई आर। पाई की वैल्यू हमने रख दी 22 बटे 7, आर रख दिया हमने 7। ये 7 और 7 कट गया तो 22 गुणे 2 हो गया 44 सेंटीमीटर। यानी एक चक्कर में जो पहिया घूम रहा है या दूरी कवर कर रहा है वो 44 सेंटीमीटर की दूरी कवर कर रहा है। अब प्रश्न में पूछा गया है कि 15 चक्कर घूमने पर पहिया कितनी दूरी तय करेगा। तो जब एक में 44 सेंटीमीटर दूरी कवर कर रहा है तो 15 चक्कर में 44 इंटू 15 660 सेंटीमीटर की दूरी कवर करेगा यदि साइकिल का पहिया 15 चक्कर घूमता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, 18, 19, 14, 13, 22 की मध्यिका ज्ञात करो। एक प्रश्न आता है इस तरह का। सबसे पहले हमें यहां पर क्या करना होता है, मध्यिकाओं को निकालने के लिए ये जितने भी संख्याएं हैं इनको आरोही क्रम में सजा लीजिए। आरोही क्रम में सजाने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर जो सबसे छोटा था 13 वो पहले आ गया, फिर 14, 18, 19, 22 ये हो गया। अब इसके बाद हमें यहां पर पदों की संख्या गिननी। कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 5 पद है तो हमने यहां लिख दिया पद बराबर 5। और जो ये 5 है वो सम है या विषम ये देखना होता है, तो ये है विषम। तो यहां पर हम मध्यिका को निकालने के लिए विषम वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है मध्यिका बराबर n+1 बटे 2वां पद। तो यहां पर n है 5 तो हम 5 + 1 कर दिया, क्योंकि यहां पर n+1 है तो हमने यहां पर 5 + 1 बटे 2 कर दिया। तो ये 6 बटे 2 हो गया, ये आ गया तीसरा पद। तो यहां पर जो मध्यिका होगी वो तीसरा पद होगी। अब यहां पर हमें ये देखना है कि यहां पर तीसरा पद आखिर कौन सा है। तो 1 2 3 ये है तीसरा पद, यानी 18 नंबर तीसरे पद का मान जो होगा वो 18 होगा। अतः यहां पर जो मध्यिका है वो 18 आ गई। आसान सा प्रश्न होता है, थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाने की जरूरत है। एक नंबर में प्रश्न ऐसा आता है, ज्यादा बड़ा नहीं आता कि 2 नंबर में पूछ लिया जाए। छोटा सा प्रश्न है इसीलिए 1 नंबर में पूछा जाता है। देख लीजिए ध्यान से। अगला जो प्रश्न है, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 42 सेंटीमीटर, त्रिज्या 16 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन ज्ञात करो। सीधा सा यहां शंकु का आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 वैसे ही रख दिया, पाई की वैल्यू 22/7 रख दी। आर है आपका 42 सेंटीमीटर, सॉरी आर है आपका 16 सेंटीमीटर। तो 16 × 16 क्योंकि आर स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करना पड़ रहा है। एच यहाँ पर ऊंचाई यानी 42 दे रखी तो 42 रख दिया। अब यहाँ पर इसको काट लेते हैं, 7 × 42 3 दूना 6। तो यहाँ पर बचेगा आपका 22 16 16 2। तो यहाँ पर आ गया 22 × 16 × 16 × 2। तो ये आ गया आपका 11,264 घन सेंटीमीटर। तो जो शंकु का आयतन यहां पर निकल के आ गया वो आया 11,264 घन सेंटीमीटर। क्योंकि ये आयतन है तो यहां पर हमें घन सेंटीमीटर लगाना पड़ रहा है। अगर यहां पर क्षेत्रफल होता तो यहां पर हमें वर्ग सेंटीमीटर लगाना पड़ता। याद रखिएगा, क्षेत्रफल और आयतन में फर्क होता है। अगर आपने गलती से यहां पर वर्ग सेंटीमीटर लिख दिया तो अगर आपका 1 नंबर का प्रश्न है तो आपको आधा मिलेगा, अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। मतलब आधे नंबर आपके कट जाएंगे अगर आपने यहां पर गलत लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, 2 सिक्का उछालने पर कितने परिणाम प्राप्त होंगे। सभी परिणाम भी लिखो। जब 2 सिक्के हम उछालते हैं तो कुल मिलाकर हमें 4 परिणाम प्राप्त होते हैं। अब वो 4 कौन कौन से हैं। मान लीजिए जब हमने 2 सिक्के उछाले तो या तो उसमें पहले सिक्के में H आ जाए और दूसरे सिक्के में भी H आ जाए, ऐसी कंडीशन हो सकती है। H का मतलब होता है हेड और T का मतलब होता है टेल। अब दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पहले सिक्के में हेड आ जाए और दूसरे सिक्के में टेल आ जाए। तीसरी कंडीशन हो सकती है कि पहले सिक्के में टेल आ जाए और दूसरे सिक्के में भी टेल आ जाए। चौथी कंडीशन हो सकती है कि पहले सिक्के में टेल आ जाए और दूसरे सिक्के में हेड आ जाए। चारों कंडीशन पूरी तरह से भिन्न हैं, अलग अलग सारी कंडीशंस हैं। आप चाहे तो ध्यान से इनको देख सकते हैं।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। एक दीवार का क्षेत्रफल 1560 वर्ग मीटर है। यहां पर वही चीज मैंने बताई, जब क्षेत्रफल आता है तो वर्ग लगता है। क्षेत्रफल 1560 यानी 1560 वर्ग मीटर है। यदि दीवार में कुल 40 ईंट लगी हो तो प्रत्येक ईंट का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी किसी दीवार में ईंट लगती है तो उस ईंट का भी अपना एक क्षेत्रफल होता है, और उस ईंट का क्षेत्रफल गुणे ईंटों की संख्या बराबर पूरी दीवार का क्षेत्रफल होता है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल यहां पर करके बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये पूरी एक दीवार है। अब यहां पर प्रत्येक ईंट का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होता है। उसी क्षेत्रफल से मिलकर पूरी दीवार यहां पर बनके तैयार हो जाती है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि कुल जितनी भी ईंटें यहां पर लग रही हैं, उन ईंटों की संख्या गुणे प्रत्येक ईंट का क्षेत्रफल अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो पूरी दीवार का क्षेत्रफल निकलकर सामने आ जाता है। तो वही हमने यहां पर किया है, दीवार का क्षेत्रफल बराबर कुल ईंट गुणे प्रत्येक ईंट का क्षेत्रफल। तो हमें यहां पर प्रत्येक ईंट का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। दीवार का क्षेत्रफल प्रश्न में दिया 1560, कुल ईंट लगी हैं 40। अब यहां पर आप इसको निकाल लीजिए। 40 बराबर किस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 1560 को जब 40 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 39। तो यहां पर जो प्रत्येक ईंट का क्षेत्रफल है वो आपके सामने निकल के आ गया 39 वर्ग मीटर। यहां पर भी वर्ग मीटर में ही आ रहा है क्योंकि यहां पर क्षेत्रफल की बात हो रही है। अगला जो प्रश्न है वह अभिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3, और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। तो वह भिन्न आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर भिन्न के अंश और हर के बारे में कोई आपस में रिलेशन नहीं दे रखा है, तो इसलिए हमें यहाँ पर अलग अलग मानना होगा। यानी ऊपर मान लेते हैं x, नीचे मान लेते हैं y, यानी भिन्न को हम मानते हैं x/y। अब यहाँ पर जैसा प्रश्न में कह रहा है वैसा ही हम करते जाएंगे। अंश में यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3, तो हमने यहाँ पर अंश में 1 घटा दिया तो इसका मान 2/3 हो गया। अगला जो स्टेटमेंट कह रहा है यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाएगा। तो हमने यहां पर देखिए हर में 4 जोड़ दिया तो इसका मान 1/2 हो गया। अब यहां पर आप देख सकते हैं, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये तिर्यक गुणा कर लेते हैं तो 3 का x-1 में गुणा कर देंगे, y का 2 में गुणा करेंगे तो 3x-3 हो जाएगा और 2y हो जाएगा। हमें x और y को एक तरफ करना है ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो इस 2y को हम इस तरफ ले आएंगे तो 3x - 2y, और ये -3 बराबर के उस तरफ चला जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसी तरह इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी तिर्यक गुणा करेंगे तो x का 2 में गुणा करेंगे आएगा 2x, y+4 का 1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा y+4। अब हमें y को इस तरफ लाना है तो 2x -y हो जाएगा क्योंकि उधर y प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब हमें यहाँ पर ये देखना है जब दोनों को सॉल्व करना है तो हमें कोई ना कोई बराबर होना चाहिए, या तो x की वैल्यू बराबर हो या तो y की वैल्यू बराबर हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर 3x है, यहाँ 2x है, छोड़ देते हैं इसको। यहाँ पर 2y है, यहाँ पर y है, इसको हम बराबर कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बराबर आप उसी वैल्यू को करिएगा जिसमें किसी में कोई नंबर जुड़ा ना हो। जैसे यहाँ पर x के साथ 3 यहाँ जुड़ा, यहाँ भी x के साथ 2 जुड़ा, तो इसको छोड़ दीजिए। अगली y देखिए, यहाँ पर 2 जुड़ा है, यहाँ पर कुछ नहीं जुड़ा, इसको ले लीजिए। जिसके साथ कुछ ना जुड़ा हो उसको ले लीजिए। अगर x के साथ कुछ ना जुड़ा हो तो x को लीजिए, y के साथ कुछ ना जुड़ा हो तो y को लीजिए। तो यहां पर y के साथ कुछ नहीं जुड़ा तो हम y को ले लेते हैं। अब यहां पर है 2y, यहां है y, तो y को, इस वाले y को हम 2y बना ले तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तब कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन से 2 का गुणा कर देते हैं। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो हमने जब 2 से गुणा किया तो यहां आया 2 2 जा 4x, ये माइनस का y है तो ये -2y हो जाएगा, ये 4 है तो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए इसको ऐसे ही हम लोग उतार देते हैं। ये देखिए यहां पर उतार दिया हमने, 3x - 2y = 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, इनके जो साइन है वो अपोजिट होने चाहिए। यहां पर भी माइनस था, यहां भी माइनस था, तो हमें ये काट सकते नहीं, तो यहां पर हमें चिन्ह बदलने पड़ेंगे। तो नीचे वाले के सारे चिन्ह बदल दिए, इसका माइनस कर दिया, इसका प्लस कर दिया, इसका माइनस कर दिया, तो ये माइनस और प्लस कट जाएगा। यहाँ 4x - 3x बचेगा x,
ये 8 है, ये -3 है, बचेगा 5। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके सामने 5। अब इसी x की वैल्यू को छोटी इक्वेशन में रख देते हैं, 2x - y = 4। इसमें हमने जैसे ही वैल्यू रखी x की तो 2 × 5 - y = 4। 5 दूना होता है 10, तो 10 जब बराबर के उस तरफ जाएगा हो जाएगा -10। 4 - 10 घटेगा तो हो जाएगा 6, चिन्ह लगेगा बड़े का तो -6। -y = -6, तो माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा y = 6। तो यहां पर x की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू आ गई 6, तो वो जो भिन्न निकल के आके 5/6। आसान सा प्रश्न था, थोड़ा सा समझने की जरूरत थी। जैसा जैसा प्रश्न में कहे आपको वैसा वैसा करना है और आसानी से उत्तर निकल आएंगे। उम्मीद करता हूं ये सारे 12 प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे। अब यहां पर समय है आज के प्रश्न को पूछने का। दोस्तों आपके सामने प्रश्न है 18, 0, 90, 25 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। जैसे हम यहां पर कहते हैं कि जो आपके ये मान लीजिए 144 है। अब इसमें हम कहते हैं कि वर्गमूल में जो अंक होंगे, जो 144 का वर्गमूल होगा उसमें अंक जितने भी होंगे उनकी संख्या आपको बतानी है। तो एक मैं छोटा सा आपको डेमो करके दिखा देता हूं और आप आसानी से पता लगा लेंगे कि किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होती। मान लीजिए हमें 144 के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम दाईं तरफ से 2-2 के जोड़े बना देते हैं। जैसे एक ये जोड़ा बना लिया, अब अगला जोड़ा तो बन नहीं रहा है, फिर भी हम जो बचा उसके ऊपर लाइन खींच देते हैं। अब यहां पर आप देखिए कितनी लाइनें खींची हैं, 2 लाइनें खींची हैं। यानी 144 के वर्गमूल में 2 संख्याएं होंगी। आप देख सकते हैं 144 किसका वर्ग होता है, 12 का वर्ग होता है। तो 12 में आप गिन लीजिए कितनी संख्याएं, 1, 2 संख्याएं हैं। इसी तरह एक और हम आपको एग्जाम्पल करके बताते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 900 हमने संख्या ले ली। 900 में आप देखिए दाएं तरफ से जोड़े बनाइए, ये एक जोड़ा ये बना और दूसरा एक नहीं बनना, उसके ऊपर भी लाइन हमने खींच दी। यहां पर कितनी लाइनें आ रही, 2 लाइनें आ रही। तो 2 लाइनें आ रही हैं तो हमें क्या करना है, हमें लिखना है 900 के वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होगी। कैसे होगी, 900 किसका वर्ग होता है, 30 का वर्ग होता है। अब 30 में आप बताइए कितनी संख्या है, 1, 2 ही संख्या है। तो उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकेंगे कि 18, 0, 90, 25 में वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। सही उत्तर नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।